हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 के अध्याय नंबर 2 परमाणु संरचना के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में अपन टॉपिक नंबर अपना 2.2.5, टॉपिक का नाम है रदरफोर्ड मॉडल, है ना। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल 2.2.2 टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, इसको समझने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि अपन सीख क्या रहे हैं। अध्याय नंबर 2 का नाम है परमाणु की संरचना। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं और वो चीजें कुछ ना कुछ अन्य चीजों से मिलकर बनती हैं। सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है, मतलब अगर अपन किसी वस्तु को लें और उसको तोड़ते चले जाएं तो उसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है वो होता है परमाणु। ठीक है, उसको नाम दिया गया, सबसे छोटे टुकड़े को नाम दिया गया परमाणु। अभी जो परमाणु है, ये परमाणु है क्या, कैसा दिखता है, इस पर वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, यानी अपनी अपनी बातें रखी सामने। पहले जे थॉमसन आए। जे थॉमसन ने मॉडल प्रस्तुत किया, बताया कि जो परमाणु होता है बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर की इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, मतलब इतना छोटा होता है ये। और इसके अंदर पूरा धनावेश फैला रहता है और ऋण आवेश कहीं छोटी बीज की तरह पड़ा रहता है। जैसे तरबूज होता है, तरबूज में लाल लाल वाला जो रंग होता है वो पूरा का पूरा कैसा होता है, धनावेश, और बीच में जो बीज होते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का जे थॉमसन ने मॉडल प्रस्तुत करा। ठीक है, फिर जब हमने देखा थॉमसन साहब ने कर दिया, अब अपन समझेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, कि जो दूसरे वैज्ञानिक है हमारे पास रदरफोर्ड ने परमाणु को किस तरीके से बताया है ना, कौन से उसने मॉडल प्रस्तुत करे उसको अपन समझेंगे। तो इसमें करीबन आपके सामने 3-5 बातें हैं। पहली, प्रयोग, रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। दूसरा, प्रयोग करने के बाद प्रयोग के दौरान उन्हें क्या दिखा, परीक्षण। तीसरा, निष्कर्ष, देखने के बाद उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। चौथा, लिमिटेशन, चौथा यहां पर आएगा मॉडल, जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया ना वो चीज, कि मॉडल क्या था। और पांचवा है दोष, यानी लिमिटेशन। तो ये 5 बिंदुओं पर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखा करें और सब्सक्राइब जरूर करा करें। ठीक है, यही आपसे विनम्र निवेदन है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट की। क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट में अपन समझेंगे कि कौन कौन से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अपन कभी करते हैं तो कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से रदरफोर्ड जी को भी बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता पड़ी होगी या कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ी होगी। सामग्री जिसे अपन कह सकते हैं, उन सामग्रियों को पढ़ेंगे, उनकी सूची। तो सबसे पहले लिख रखा है प्रयोग में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री की सूची। एक एक करके प्रयोग में उपयोग में ली जाने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं उनको एक बार सूचीबद्ध कर लेते हैं, उनकी लिस्ट बना लेते हैं। पहली जो सामग्री है वो है सोने की बहुत पतली पन्नी। पहली जो चीज थी वो थी सोने की बहुत पतली पन्नी, जिसे अपन गोल्ड फॉइल कहते हैं। जैसे अपने आसपास वो जो एल्यूमिनियम फॉइल नहीं होती है जिसमें अपन रोटी या पराठे रखते हैं, वो चीज। तो वैसे ही सोने की बहुत पतली पन्नी ली, इसकी मोटाई लमसम आप कह सकते हैं 100 नैनोमीटर होती है। कितनी? 100 नैनोमीटर। अगर अपन को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो नैनोमीटर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यहां लिख रखा है, यहां आप देख सकते हैं, यहां पर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर दे रखा है। अब 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओ 100 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 10⁻⁷ को 100 से गुणा कर देंगे तो निकल कर आएगा 10⁻⁵। अब इसको अपन 10⁻⁵ को -5 को अगर
पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी 1/10⁵ और 1/10⁵ का मतलब 5 जीरो लगा दो और आंसर आ गया। तो 0.00001 सेंटीमीटर निकल कर आएगी उस सोने के बहुत पतली पन्नी की मोटाई, मतलब वो बहुत बहुत पतली है। 0.000 4 जीरो और 1, तो आप समझ सकते हैं कितना पतली है। पहली चीज आपको समझ में आई, पहली सामग्री ये थी। दूसरी सामग्री है रेडियो एक्टिव स्रोत। रेडियो एक्टिव स्रोत जिसके माध्यम से अल्फा कणों को डाला जाएगा। जिसके माध्यम से क्या डाला जाएगा? अल्फा कणों को डाला जाएगा। अब ये दोनों ही वर्ड अपने लिए बहुत नए हैं। पहला रेडियो एक्टिव स्रोत और दूसरा अल्फा कण। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले समझते हैं रेडियो एक्टिव स्रोत को। तो रेडियो एक्टिव स्रोत क्या होता है? स्रोत मतलब होता है सोर्स। जैसे नदियों का स्रोत क्या है? नदियां कहां से आती हैं? तो नदियों का स्रोत है पहाड़ों से, है ना। पहाड़ों का जो बर्फीले पहाड़ जो होते हैं वो पिघलते हैं, वहां से नदियां प्रारंभ होती हैं। ठीक है, वो पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है, उनका पानी बनता है, फिर वो नदियों के रूप में बहती हैं। इसी तरीके से यहां पर बात हो रही है रेडियो एक्टिव स्रोत। रेडियो एक्टिव स्रोत का मतलब ये होता है ऐसे स्रोत जहां से रेडिएशंस निकलती है। वहां से नदियां निकल रही थी, यहां से क्या निकलती है? रेडिएशंस निकलते हैं। रेडियो एक्टिव सोर्सेज क्या होते हैं? एक ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां से रेडिएशंस निकलती हैं। अब सर अभी तो हमारे को रेडियो एक्टिव सोर्स ही समझ में नहीं आया था, आपने एक और वर्ड ला दिए, रेडिएशंस। ये क्या होता है? देखो, रेडिएशन का मतलब कुछ नहीं है। रेडिएशंस मतलब होती हैं रेज। अभी इसको भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिव सोर्स के बारे में पढ़ाते हैं। Radioactive source. A radioactive source is a known quantity of a radionuclide which emits ionizing radiation. Ionizing radiation. मतलब रेडियोएक्टिव सोर्स क्या होते हैं? क्या एमिट मतलब होता है बिखेरते हैं, छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? आयनाइजिंग रेडिएशंस को छोड़ते हैं। अब सर ये रेडिएशंस क्या होते हैं? ये जो रेडिएशन है अगर इसको समझ लिया तो अल्फा कण जो है इसको समझ जाओगे, क्योंकि अल्फा कण भी एक रेडिएशन का पार्ट है। क्या कहा मैंने? अल्फा जो कण है, अल्फा कण रेडिएशन का क्या है? पार्ट है। किस तरीके से सर? वो समझते हैं। देखो, रेडिएशन क्या होता है उसको समझो पहले। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स एंड प्रोपगेटेड थ्रू द सराउंडिंग मीडियम। क्या होता है? रेडिएशन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि जो एनर्जी होती है वो एमिटेड होती है। एमिटेड यानी बिखेरी जाती है किसी सोर्स से। और वो सोर्स क्या है? मैंने आपको नाम बता दिया, रेडियो एक्टिव सोर्स। ठीक है, सोर्स से क्या की जाती है? एमिटेड किया जाती है। प्रोपगेटेड लिख रखा है, एंड प्रोपगेटेड मतलब होता है फैलना। प्रोपगेटेड थ्रू द सराउंडिंग मीडियम, और अपने आसपास के जितने भी मीडियम उससे क्या होता है? ये जो एनर्जी होती है वो फैलती जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, सन क्या है? एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जहां से सन रेज यानी रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती है? रेडिएशंस निकलती हैं, और वो रेडिएशंस पूरे अर्थ पर सराउंड के थ्रू प्रोपगेटेड हो जाती है। प्रोपगेटेड यानी फैल जाती है। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो। अब रेडिएशंस के 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन यानी आयनीकृत रेडिएशंस। आयनाइजिंग मतलब होता है मतलब उस पर कोई आवेश है, उस पर क्या है? कोई आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो फिर ऋण आवेश हो, उस पर पहले से कोई आवेश है रेडिएशंस पर, या तो वो धन आवेश प्रकृति की है या फिर वो ऋण आवेश प्रकृति की है। एक होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, मतलब जिस पर ना तो धनावेश है और ना ही ऋण आवेश है। अब देखिए, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ये सारी की सारी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। मतलब ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशंस को अपन को पढ़ना पड़ेगा जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, अल्फा कण आते हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस अगेन 1 टाइप में डिवाइड होती है। इसे कहते हैं पार्टिकल बीम्स। बीम्स मतलब आप समझ रहे होंगे, बीम्स यानी जब लेजर बीम नहीं निकालते हैं अपन, कार्टून के अंदर क्या देखा था? लेजर बीम निकालते हैं जो
स्टार वॉर्स की मूवी है, हॉलीवुड की जितनी भी मूवीज है लाइक एवेंजर, इन सब में ये लेजर बीम्स निकलती हुई देखी होंगी आपने। तो उसी तरीके से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। और पार्टिकल्स बीम भी टू टाइप्स की होती है, एक चार्ज पार्टिकल बीम्स होती है और एक अनचार्ज पार्टिकल बीम्स होती है। अपने काम की है चार्ज पार्टिकल बीम्स, अपने काम की कौन सी है, चार्ज पार्टिकल बीम्स। अब चार्ज पार्टिकल बीम्स में अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, बीटा पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन अभी रदरफोर्ड जी ने कौन से पार्टिकल को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है, अल्फा पार्टिकल्स को। सर ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम के जो न्यूक्लियाई होती है, हीलियम की जो न्यूक्लियाई अर्थात उसकी जो नाभिक होती है, हीलियम की जो नाभिक होती है उससे क्या छोड़े जाते हैं, वो हीलियम की नाभिक को छोड़े जाते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई इजेक्टेड फ्रॉम अ न्यूक्लियस, यानी नाभिक से हीलियम के जो न्यूक्लियाई हैं, जितने भी उसके न्यूक्लियॉन्स हैं, उनको क्या किया जाता है, एमिट किया जाता है, इजेक्टेड यानी छोड़ा जाता है, हीलियम के नाभिक को छोड़ा जाता है। और हीलियम के नाभिक किस चार्ज को रखते हैं, यहां पर हम बात करें चार्ज पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स पर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ये भी ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, धनावेश होता है। कौन सा होता है, धनावेश होता है। तो आशा करता हूं आपको रेडियो एक्टिव स्रोत को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। रेडियो एक्टिव स्रोत एक ऐसा स्रोत होता है जहां से रेडिएशंस निकलती हैं। क्या निकलती है, रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, किरणें निकलती है। रेडिएशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, किरणें। तो किरणें निकलने का स्रोत रेडियो एक्टिव स्रोत। और किरणें दो तरीके की होती हैं, एक आयनित किरणें और एक अनायनित किरणें। आयनित किरणें एक भाग होता है आयनित किरणों का कर्ण बिंबित, है ना, कर्ण बिंबित। और कर्ण बिंबित भी दो तरीके की होती है, एक आवेशित कर्ण बिंबित और एक होती है अनावेशित कर्ण बिंबित। आवेशित कर्ण बिंबित जो है वो, उसके दो एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, अल्फा पार्टिकल्स और एक बीटा पार्टिकल्स, जिसमें से रदरफोर्ड जी ने अल्फा पार्टिकल को क्या करा है, अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है। तो पहला सोने की बहुत पतली पन्नी, दूसरा रेडियो एक्टिव स्रोत, दो चीजें उन्होंने यूज ली। और अब आगे अपन बढ़ते हैं, तीसरी चीज उन्होंने क्या ली है, वो ली थी जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन। क्या ली थी, जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन, जिसे अपन पर्दा भी कह सकते हैं। ये क्यों ली थी साहब इन्होंने, ये इसलिए ली थी जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुर क्षणिक दीप्ति यानी फ्लैश उत्पन्न होती है, जो कि इन कणों को पहचानने में सहायक होती है। अल्फा कणों को ये इस तरीके से व्यवस्थित होती है, ये देखिए जैसे बॉक्स दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो बॉक्स से, ये बॉक्स क्या है, एक रेडियो एक्टिव स्रोत है, जहां से अल्फा कणों की बौछार होगी। कहां पर, किस पर होगी, सोने की पतली पन्नी पर, है ना, सोने की पतली पन्नी पर होगी। और इस सोने की पतली जो पन्नी है, इसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड से बनी स्क्रीन लगा दी जाती है। ये इसलिए लगाई जाती है कि देखने के लिए कि जो अल्फा कण है वो किस तरीके से, क्या ये सोने की जो पतली पन्नी है इसको पार कर जा रहे हैं या फिर इससे टकराकर पीछे आ रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको रुककर बात बताता हूं। प्रयोग में तीन चीजें उपयोग में ली जा रही है। पहली, सोने की पतली पन्नी, और जो सोने की पतली पन्नी है ये किसका रूप है, यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सोने की जो पतली पन्नी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें देखते हैं अपन, चाहे कुछ भी हो, फोन हो और कुछ भी हो, जो भी आप देखते हैं उसमें उसका प्रतिनिधित्व कर रही है ये, यानी उसको रिप्रेजेंटेट कर रही है उसके अंदर। क्योंकि हम जानते हैं, इतना तो पता चली गया कि हर एक चीज किससे मिलकर बनती है, परमाणु से मिलकर बनती है। तो यहां पर परमाणु चाहिए ना अपन को, अपन देखना चाहते हैं कि परमाणु के अंदर है क्या, परमाणु कैसा दिखता है, मतलब होता कैसा है, इसका मॉडल क्या है। तो इसलिए यहां पर जो सोने की पतली पन्नी है वो परमाणु का प्रतिनिधित्व कर रही है, उस चीज का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसके अंदर परमाणु होते हैं। तो सोने की पन्नी है, इसके अंदर भी क्या होंगे, परमाणु होंगे, है ना। तो बस यही बताएगा यहाँ पर अल्फा कणों की जब बमबारी होगी तो किस तरीके से परमाणु रिएक्ट करते हैं, उस चीज को अपन समझेंगे। अगर इतना प्रयोग में तो इतने ही पॉइंट, 3 पॉइंट बनेंगे, प्रयोग के अंदर आप लिख सकते हैं।
अब जब अपन प्रयोग कर लेते हैं, रदरफोर्ड ने प्रयोग कर लिया, उसके बाद उन्होंने देखा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, यानी उन्होंने क्या क्या समझा, प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, उसको पढ़ते हैं एक बार। पहली चीज उन्होंने देखी कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधी रेखा में निकल जाते हैं। मतलब अधिकांश यानी बहुत सारे अल्फा कण क्या कर रहे हैं, बिना विक्षेपित हुए, विक्षेपित यानी रिफ्लेक्ट हुए, बिना रिफ्लेक्ट हुए क्या कर रहे हैं, बिना सीधी रेखा में चले गए। जैसे आप देख भी रहे होंगे, अगर एक बार अपनी नजरें डायग्राम पे टिकाएं तो आप देखेंगे अल्फा कण सीधी रेखा में जा रहे हैं, बहुत से अल्फा कण सीधी रेखा में जा रहे हैं। दूसरी बात, कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराने के बाद विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराने के बाद विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाते हैं, कुछ कुछ कोणों पर विचलित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे अल्फा कण तो सीधे ही निकल गए, कुछ अल्फा कण क्या हुए, कुछ कोणों पर विक्षेपित हुए यानी रिफ्लेक्टेड हुए, जिसका आप अभी देख भी पा रहे होंगे। देखिए, सोने की पन्नी से टकराए और अधिकतर कोण अविक्षेपित हो गए और कुछ कोण, कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर क्या हो गए हैं, विक्षेपित हो गए हैं। तीसरी बात है, बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने पूर्व मार्ग यानी 180 डिग्री में ही वापस लौट आता है। 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो कि गया सीधे और मानो किसी चीज से ऐसे टकराया हो जिसने उसे वापस से उसी फोर्स से क्या दिया हो, धक्का दिया हो, और वापस से वो जहां से आया था वहीं चला गया, यानी ऐसे गया और ऐसे ही वापस से आ गया। इस तरीके का कुछ हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? 3 चीजें हुई। पहली चीज कि रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सीधी रेखा में निकल गए, अल्फा कण सीधी रेखा में निकल गए। दूसरा हुआ कि कुछ अल्फा कण कुछ कोण पर विक्षेपित हुए। तीसरा यह हो कि 20,000 में से एक कण एक ऐसा था, एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर ही आ गया, यानी जहां से आया था वो वहीं चला गया। ऐसा क्यों हुआ? प्रेक्षण में ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा देखकर उन्होंने क्या करा, निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि हुआ क्यों ऐसा था। तो पहली चीज कि सारे के सारे अल्फा कण सीधी रेखा में निकल गए, इसका कारण क्या था? तो उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। इससे उनको पता चला, मतलब इस चीज से उनको पता चला कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, यानी खाली होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर सकते हैं, है ना, क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। इसलिए अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, इसलिए क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग यानी ज्यादातर भाग खाली होता है। अब यहां पर अपन को समझने की बात है, यहां पर अपन को समझना है कि थॉमसन सर ने कुछ इससे बिल्कुल उल्टा कहा था। थॉमसन सर ने कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग धनावेश से भरा होता है। किससे भरा होता है? धनावेश से भरा होता है। अरे अगर धनावेश से भरा होता, अगर धनावेश से भरा होता तो ये जो अल्फा कण जिन पर खुद धनावेश है, मैंने बताया आपको खुद धनावेश है, ये जब धनावेश से टकराते तो ये तो खतरनाक तरीके से विक्षेपित होते हैं, यानी हर बार विक्षेपित होते। एक अल्फा कण क्या विक्षेपित हुआ, एक अल्फा कण क्या विक्षेपित हुआ, एक अल्फा कण क्या विक्षेपित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, बार बार रिफ्लेक्ट होते। लेकिन रदरफोर्ड के प्रयोग में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। रदरफोर्ड के प्रयोग में तो ऐसा दिखा कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, पार ही चले गए, मतलब किसी से टकराए नहीं, मतलब किसी से टकराए नहीं और सीधे ही निकल गए, मतलब उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आई। सही बात है ना, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आई इसलिए वो सीधे निकल गए। अगर बाधा आती तो क्या करते, रुक जाते, रिफ्लेक्ट हो जाते, लेकिन उनकी बाधा आई नहीं, तो इसका मतलब परमाणु खोखला होता है। परमाणु कैसा होता है? खोखला होता है, अधिकांश भाग उसका खोखला होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर जे थॉमसन सर द्वारा बताया गया जो ये बात थी, बताई गई जो ये बात थी कि परमाणु का अधिकांश भाग धनावेशित होता है, ये रॉन्ग सिद्ध होती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। ऐसा क्यों कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए? यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स के कारण होगा।
यानी ये वाला जो विक्षेपण हुआ है, ये जो विक्षेपण हुआ है ये अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के द्वारा ही संभव है, क्योंकि यहां से अल्फा कण गए, अल्फा कण पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। यहां पर जो सोने की पन्नी है इसके अंदर जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु हैं, है ना, और परमाणु हैं तो परमाणु के अंदर अधिकांश भाग तो खोखला है, लेकिन कुछ जगह ऐसे सीमित हैं जहां पर धन आवेश है, क्योंकि ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। तो धन आवेश टकराएंगे तो विक्षेपण होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। धन आवेश ये रहा और ये धन आवेश है, तो धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। और धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां पर रदरफोर्ड जी ने रिजल्ट निकाला कि कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होगा, कोई ना कोई प्रतिकर्षण बल है परमाणु के अंदर, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरी बात यह बताई कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या भी बताते हुए उन्होंने कहा कि 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की त्रिज्या होती है। नाभिक क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसके अंदर धनावेशित कण संग्रहित होते हैं। यह आगे उन्होंने बताया मॉडल में, क्योंकि अभी तो रिजल्ट निकाले हैं, प्रेक्षणों को देखकर रिजल्ट निकाले। अब उन्होंने और डीप स्टडी करी, देन उसके बाद उन्होंने क्या करा, मॉडल तैयार करा, जिस मॉडल को अब पूरी दुनिया पढ़ने वाली थी, ठीक है। अब वो मॉडल क्या था वो अपन थोड़ा उस पर फोकस करते हैं कि उन्होंने मॉडल में कौन कौन सी बातें बताई परमाणु के बारे में जो हमारे जानने योग्य हैं, ठीक है, जो हमारे जानने योग्य हैं। तो पहली बात जो रदरफोर्ड जी ने बताई वो ये थी कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जिसका अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या बोला उन्होंने, परमाणु एक अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, गोलाकार यानी गोलाकार, विद्युत उदासीन मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जिसका अधिकांश भाग यानी जिसका ज्यादातर भाग खोखला यानी खोखला होता है, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, खाली होता है, पहली बात। और यहां पर परमाणु की संरचना भी यहां पर दिखा रखी है कि इस तरीके से दिखता है परमाणु, जहां पर आपको नीली और रेड बॉल्स जो हैं वो हैं नाभिक, वो है नाभिक में उपस्थित अवपरमाणविक कण, नाभिक में उपस्थित अवपरमाणविक कण है। और बाहर जो आपको सिल्वर रंग के गोले दिख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, वो है इलेक्ट्रॉन्स। अभी दूसरी वाली जो बात है उन्होंने बताया कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म सघन मतलब होता है घना, भारी धनावेशित केंद्र स्थित होता है। इस केंद्र को नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब प्रत्येक परमाणु में, कोई भी परमाणु हो, किसी भी चीज का कोई भी परमाणु हो, उसके केंद्र यानी सेंटर में अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे छोटे, सघन यानी बहुत भारी भारी धनावेशित केंद्र स्थित होते हैं। यानी धनावेश वहां पर पॉजिटिव चार्ज वाले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वहां एग्जिस्ट करते हैं। कहां पर, सेंटर में। किसके सेंटर में, परमाणु के सेंटर में। उस सेंटर को क्या कहते हैं, उस सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। हिंदी में बोले तो नाभिक, क्या होता है, नाभिक कहते हैं। दूसरी बात तुमने ये बताई। तीसरी बात वो कहते हैं कि यह नाभिक धनावेशित होता है। यह जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धनावेशित होता है, क्योंकि परमाणु का समस्त धनावेश अर्थात सभी प्रोटॉन इस नाभिक में ही स्थित रहते हैं। हम जानते हैं, अवपरमाणविक कणों की अपन ने स्टडी करी थी जब हमने देखा था कि परमाणु 3 भागों में बटे होते हैं। पहला प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे उदासीन और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश चार्ज होता है। तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। 3 बातें अगर आपको समझ में आई है तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और चौथी बात को समझते हैं कि बहुत सारी इन्होंने करीबन 6 से 7 बातें इन्होंने मॉडल में बताई हैं कि कौन कौन सी बातें हैं, तो उन पर अभी अपन चर्चा करते हैं।
आज जो उन्होंने बताई वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर तथा क्षेत्र में घूमते रहते हैं। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बाहर तथा शेष क्षेत्र में घूमते रहते हैं, यानी बचे हुए क्षेत्र में घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, ये जो इलेक्ट्रॉन है वृत्ताकार पथों में, जिन्हें कक्षा कहते हैं, में बहुत तेजी से घूमते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेजी से घूमते हैं। देखिए आप अगर मॉडल में देख पा रहे होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बाहर जो आपको गोले दिख रहे हैं, वो एक वृत्ताकार पथ में घूम रहे हैं। किस में घूम रहे हैं? वृत्ताकार पथ में। इन्हें कक्षा कहते हैं, इन्हें ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। जो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? सौर मंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। और जो ग्रह जो हैं, प्लैनेट जो हैं, वो गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। इस कारण रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहीय इलेक्ट्रॉन तथा मॉडल को ग्रहीय मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहीय मॉडल कहते हैं। ये जो सौर मंडल में जो सूर्य है, सूर्य किसका प्रतीक है? नाभिक का। ठीक है, सूर्य किसका प्रतीक है? नाभिक का। नाभिक के चारों ओर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसी तरीके से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसी कारण से इसको कभी कभार क्या कह दिया जाता है? ग्रहीय मॉडल भी कह दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि रदरफोर्ड के मॉडल को ग्रहीय मॉडल क्यों कहा जाता है, क्या कारण है उसका? तो यही कारण है कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय मॉडल है वो सौर मंडल की तरह दिखता है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? सौर मंडलीय ग्रहीय मॉडल कहते हैं। 4 बातें अगर आपके समझ में आई है तो 5वीं बात पे बढ़ते हैं आगे। 5वीं बात है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। अतः इसके अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब ना तो प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, ना धनावेश ज्यादा होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, ना ही ऋणावेश ज्यादा होता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए ये विद्युत उदासीन होता है। ये इस पर बल लगाता है, ये इस पर बल लगाता है, दोनों का बल जो है वो समान है, इसलिए विद्युत उदासीन होता है। 6ठी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है। यह समझने वाली बात है कि परमाणु है भाई, परमाणु के अंदर नाभिक धनावेशित है और बाहर घूम रहा है ऋणावेश। मैंने कहा धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है, धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है। तो इसी तरीके से जो धनावेशित नाभिक है, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, वो बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? नाभिक के पास आएगा और जैसे ही नाभिक में घुसेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, है ना। नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जाना, ये इसका मतलब है परमाणु का नष्ट होना। इसका मतलब क्या है? परमाणु का नष्ट होना। एक बार अगर इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? नाभिक के अंदर चला गया, तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा परमाणु ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने पढ़ रखा है परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, यानी उसका नष्ट नहीं हो सकता, वो विनाश नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। उसके फॉर्म को बदला जा सकता है लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो क्या होता है? अब दूसरी वाली लाइन पढ़ेंगे। परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से, परिक्रमण मतलब रोटेशन से, घूमने से उत्पन्न अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित, बैलेंस कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बहुत तेजी से घूमते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेजी से घूमते हैं। तो इनके घूमने के कारण एक बल आता है जिसका नाम है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या लगता है? बाहर की तरफ लगता है। क्या लगता है? बाहर की तरफ लगता है। आप इस अपकेंद्र बल को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि अपन ने वो बचपन में कभी कभार अपने दोस्तों के साथ
वो गोल चक्री घूमने वाला खेल तो जरूर खेला होगा। तो उसमें क्या होता है, अपन ऐसे पकड़ के रखते हैं और अपन दोस्तों के साथ घूमते हैं, है ना। घूमते घूमते अपन बाहर की तरफ ज्यादा जाते हैं ना, मतलब जहां छोड़ा नहीं अपन ने हाथ वैसे बाहर की तरफ गिरेंगे, है ना। तो वहां पर ये अपकेंद्र बल ही होता है, मतलब घूमते घूमते जो बल लगता है ना, घूमने के कारण जो बल लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। या जैसे अपन देख रहे हैं अपने हाथ में एक गेंद है, गेंद में डोरी बांधी और डोरी को अपने हाथ में पकड़ा और डोरी को घुमा रहे हैं और खुद भी घूम रहे। तो क्या करेंगे, जैसे ही डोरी अपने हाथ से छूटेगी, क्या होगा, बॉल कहां जाएगी, अंदर जाएगी या बाहर, बाहर की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी, अपकेंद्र बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। इसी तरीके से परमाणु के अंदर, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खतरनाक तरीके से रोटेशन करते हैं। तो वहां पर उनकी तरफ क्या जाता है, बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो बाहर जाते नहीं। क्यों, क्योंकि उनको पकड़ के रख रखा है, किसने, नाभिक ने। नाभिक ने पकड़ के रख रखा है और वो खुद बाहर जा रहे, तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ना तो वो बाहर जा सकते हैं ना अंदर जा सकते हैं। अंदर जाएंगे तो अपकेंद्र बल अपनी तरफ खींचेगा और बाहर जाएंगे तो नाभिक बल अपनी तरफ खींचेगा, तो वो संतुलित हो जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, मतलब अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। बस यही है। तो यहां पर मैंने आपको बता रखा है, जो नीली लाइन है वो बता रही है कि नेगेटिव जो नाभिक है अपनी ओर आकर्षित कराई, इसे कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। और जो पिंक लाइन है वो अपकेंद्र बल है, जो कि बाहर की तरफ लगता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वैसे ही नाभिकीय आकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करता है, और ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल आकर्षित करता है अपनी तरफ, तो ये अपकेंद्र बल खींचता है। तो इससे क्या रखा रहता है, संतुलन की स्थिति बनी रहती है। कौन सी स्थिति बनी रहती है, संतुलन की स्थिति बनी रहती है। चलिए, अब जब आपको इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब सातवीं बात जो है वो है, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु के आकार की तुलना में परमाणु का आकार बहुत बड़ा, मतलब सामान्य दृष्टि से तो बहुत छोटा होता है, लेकिन नाभिक की तुलना में जो परमाणु का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है और नाभिक बहुत छोटा होता है। नाभिक परमाणु का लगभग 10 से 15वां भाग होता है तथा नाभिक की त्रिज्या नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के घनमूल के समानुपाती होती है। अगर मान लो किसी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या फाइंड करनी है, आपको समझना है यहाँ पर, अगर कोई परमाणु है आपके पास और उस परमाणु की आपको पूछा नाभिक की त्रिज्या फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, ठीक है, के घनमूल के समानुपाती होती है। यानी जैसे जैसे आप नाभिक की त्रिज्या को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, न्यूक्लियनों के घनमूल की संख्या भी बढ़ती जाएगी। ये इस तरीके से समानुपाती। तो यहाँ पर रेड वालों पर फोकस करिए, रेड अक्षरों पर। माना नाभिक की त्रिज्या आर है, मान लेते हैं एक बार नाभिक की त्रिज्या आर है और न्यूक्लियनों की संख्या कितनी है, ए है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या ए है। तब कथनानुसार, यानी ऊपर जो कथन दे रखा है उसके अनुसार आर समानुपाती ए -1/3। अब -1/3 जो है ये कुछ भी नहीं है, ये रूट है। जब रूट का मतलब क्यूब रूट, घनमूल जो है उसका निशान होता है। घनमूल का एक निशान तो अपन ऐसे लगाते हैं, यूं करा और यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है। एक निशान होता है, अगर घनमूल का निशान ना लगा के उस पर पावर लगा दो, -1/3 ऐसा लगा दो। तो मैंने वहां पर ऐसे लगा लिया है, ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं। अब जब हम जानते हैं जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। आर वैसा का वैसा रखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और उसकी जगह लगाएंगे एक नियतांक आ जाएगा, उसकी जगह एक नियतांक आ जाएगा। वो नियतांक है R0। क्या है, R0, ये एक नियतांक है। और नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब ये कोई वैल्यू है, ये क्या है, एक वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्या है, 1.3 × 10⁻13 सेंटीमीटर। क्या है, 1.3 × 10⁻13 सेंटीमीटर इस R0 की वैल्यू है, ठीक है। अब जब इसका फॉर्मूला निकल गया, आर अपन ने क्या माना था, नाभिक की त्रिज्या। नाभिक की त्रिज्या बराबर नियतांक गुणा ए का घनमूल, ए का घनमूल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक सवाल दे रखा है मैंने नीचे, माना एक परमाणु है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 17 तथा 18 है। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। नाभिक की
त्रिज्या ज्ञात करो। मान लेते हैं अपने पास एक परमाणु है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है, नाभिक की त्रिज्या पूछ लिया आपसे, कैसे फाइंड करोगे? हम जानते हैं कि नाभिक की त्रिज्या बराबर R0 गुणा ए का घनमूल, ए मतलब माने न्यूक्लियॉनों की संख्या, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 1.3 इंटू 10 की घात 13 माइनस 13 गुणा 35, तो यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करके आप इसको देख सकते हैं। 42.5 गुणा 10 की घात माइनस 16 सेंटीमीटर इसकी नाभिक की त्रिज्या निकल कर आ रही है। अब इसी तरीके से आप अपने प्रश्न भी लगा सकते हैं, है ना। मान लो प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 5 है, तो इस तरीके से अपने आप लगाइए, है ना, और क्या करें, अपने आप से सॉल्व करना शुरू करें। नाभिक की अलग अलग त्रिज्याएं निकाल लीजिए, अपनी मर्जी से निकालिए, कोई इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, आप सीख रहे हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके सवाल लगाइए अपने मन से और मुझे बताना कि कितने सवाल किसने लगाए। चलिए, अब सारी बातें हो गई, प्रयोग कर लिया, परीक्षण कर लिए, निष्कर्ष निकाल लिया, मॉडल भी प्रस्तुत हो गया। लेकिन हर एक मॉडल की वही समस्या होती है कि उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ ना कुछ दोष होते हैं। थॉमसन मॉडल से हमारे को पता चला था कि परमाणु गोल होता है, ठीक है, लेकिन उसके दोष ये था कि उन्होंने धनावेशित, अधिकांश भाग धनावेशित बता दिया, तो उनके दोष था वो। इसी तरीके से रदरफोर्ड की 7 बातें पढ़ी, सातों बातों को अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझा, लेकिन इस मॉडल में भी त्रुटि थी, इस मॉडल में भी कुछ दोष थे, कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी वो पढ़ते हैं आप। पहली लिमिटेशन थी कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार, क्लार्क मैक्सवेल एक वैज्ञानिक हैं, उनके विद्युत गति की यानी इलेक्ट्रोडायनामिक सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण लगातार घूम रहा है, क्या कर रहा है, लगातार घूम रहा है, तो वो अपनी ऊर्जा में कमी लाएगा, यानी उसकी ऊर्जा में कमी आएगी, ठीक है, उसकी ऊर्जा में कमी आएगी। ये कह रहे हैं कार्ल मैक्सवेल के विद्युत गतिकी का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश का उत्सर्जन माने वो घूर्णन करता है या फिर चलता है, यानी उसको गतिमान है, तो वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो उसमें ऊर्जा की जो ऊर्जा होती है उसमें वो कम होती जाती है, ये समझना है, ठीक है, ये वो कहते हैं। अब इसका क्लार्क मैक्सवेल की विद्युत गतिकी से हमारे को क्या मतलब है, सुनो, आगे लाइन कहती है, इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक का परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। इसका मतलब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है, यानी चार्ज पार्टिकल है, उस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है ना, तो वो एक चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। अब घूम रहा है, इसका मतलब वो ऊर्जा को निरंतर उसमें ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा, यानी ऊर्जा कम होती जाएगी, उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। परिणाम अनुसार यानी रिजल्ट ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती रहेगी, यानी जिस त्रिज्या में वो पहले घूम रहा था उससे कम होता जाएगा। यानी अभी मान लो ऐसे घूम रहा था तो अंदर की तरफ आ जाएगा और अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आते 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 कम होती रहेगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेगा, है ना। नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिरने का अर्थ यह होगा कि परमाणु का विनाश और परमाणु के अस्तित्व का अंत। इसका मतलब यह होगा कि परमाणु का तो विनाश हो गया और परमाणु का जो अस्तित्व था उसका भी अंत हो गया। परंतु रुकिए, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। परमाणु एक स्थायी निकाय है, अतः रदरफोर्ड का परमाणु का नाभिकीय मॉडल परमाणु के स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में असफल रहा। वो ये नहीं बता पाए कि नाभिक, ये आप बता रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। और क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गति के नियम के अनुसार अगर कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन अगर गतिशील है तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो वो
क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो ऊर्जा कम होगी, और ऊर्जा कम होगी तो ऑर्बिट, मतलब जिस ऑर्बिट में वो पहले था उस ऑर्बिट से कम आते जाएगा, थकेगा, थकते 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 घूमते 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 कहाँ पड़ जाएगा, नाभिक में पड़ जाएगा। और नाभिक में जाने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व का अंत यानी विनाश। और ऐसा कभी होता ही नहीं है, नहीं तो ऐसा होता तो अभी कोई अपने आसपास जितनी भी चीजें, तकिया हो गया, लैंप हो गया, जितनी भी चीजें हो गई वो तो नष्ट हो जाती है ना, क्योंकि सारी चीजें परमाणु से बनती है। और परमाणु ही अगर इस तरीके से क्या हो जाएंगे, अंत हो जाएंगे, तो कोई चीज ही नहीं बचेगी। अरे बचेगी क्या, नहीं बचेगी। तो स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व का बता नहीं पाए कि किस तरीके से स्थायी होता है, परमाणु कैसे स्थायी रहता है, मतलब क्या चीज है जो उसको स्टेबल रखती है ना, तो ये बता नहीं पाए साहब। पहली बात ये नहीं बता पाए। दूसरी बात ये नहीं कि यह मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्राप्ति की व्याख्या नहीं कर सका। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी आपने स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में नहीं पढ़ता। स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में आपको नहीं पता। तो अभी जब अपन नील्स बोर का परमाणु मॉडल पर चर्चा करेंगे तब अपन इसके बारे में भी जानेंगे, है ना। तीसरी बात, यह मॉडल इलेक्ट्रॉन के वितरण को नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरण होते हैं। इन्होंने ये तो बता दिया कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो घूर्णन करते रहते हैं, लेकिन ये फिर भी बता नहीं पाए कि किस तरीके से होता है, क्योंकि इसी कारण तो क्या हुआ, ये स्थायित्व का कारण हुआ। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन दोष थे, ये तीन त्रुटियां थी जो कि रदरफोर्ड जी समझा नहीं पाए, ठीक है। बाकी रदरफोर्ड जी का जो मॉडल था वो बहुत ही ज्ञान प्रदान करने वाला और बहुत मदद करने वाला था आगे के वैज्ञानिकों का, ठीक है ना। तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो बिल्कुल ही बेकार था, नहीं। रदरफोर्ड जी का मॉडल ने बहुत ज्यादा मदद करी हमारी परमाणु की संरचना, परमाणु के स्ट्रक्चर को समझने की, ठीक है। इससे आगे बागडोर संभाली नील्स बोर ने, ठीक है। नील्स बोर सर ने आगे की जितनी भी बागडोर थी परमाणु के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो संभाली उन्होंने। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज अपन ने जाना रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पूरी अच्छी तरीके से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।